नमस्ते गुरुकुलियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। सो लेट अस रिज्यूम द डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर फॉर क्लास 10th हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली में हमने देखा सबसे पहले यूनिफिकेशन जो जर्मनी में हुआ था, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे कि कैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी 7 साल तक। 1871 में प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर बनाया गया था, जो कि वर्सेल्स में सेरेमनी हुई थी। इटली यूनिफिकेशन की बात करें तो सार्डिनिया पाइडमेंट ही एक ऐसा इलाका था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे जो इटली के पार्ट थे वो अलग अलग रूलर्स के अंडर थे। तो जो सार्डिनिया पाइडमेंट था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि कैसे इटली को यूनिफाई किया जाए। इटली के साथ एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जो इटालियन लैंग्वेज था उसके भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे, और ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे इटली को इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन कुछ हमारे फेमस कंट्रीब्यूशन पर्सनालिटीज़ के द्वारा की गई, जैसे ग्यूसेपे मजीनी, ग्यूसेपे गरिबाल्दी एंड ऑफ कोर्स काउंट कैमेलियो दे केवर, इनके निरंतर प्रयास से इटली का यूनिफिकेशन संभव हो पाया। कुछ एक इवेंट्स भी हमने देखा जो कि इटालियन यूनिफिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा था, जिसमें विक्टर इमैनुअल को फाइनली किंग प्रोक्लेम किया गया था यूनिफाइड इटली का, राइट। प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1860। इसके बाद हमने देखा था कुछ एक स्टेट्स जो इटालियन स्टेट्स थे, जैसे टस्केनी, मोडेना, पर्मा, पप्पल, इन्होंने सार्डिनिया के साथ हाथ मिलाया और सार्डिनिया को सपोर्ट किया, और धीरे धीरे जो इटालियन रीजन थी वो बढ़ता चला गया। इटली का जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो आगे बढ़ा। फिर हम धीरे धीरे आए ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन में कुछ एक स्कॉलर्स का ये भी मानना था कि ब्रिटेन जो है एक मॉडल है नेशन स्टेट का। ब्रिटेन की आइडेंटिटी आज हम जो देखते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एक समय में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये एक समय में जो आइडेंटिटी थी वो वेल्स, स्कॉटिश, इंग्लिश, आयरिश ऐसे डिफरेंट भाग में बटे हुए थे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट के पास जब ताकत आनी शुरू हुई तो इंग्लिश मोनार्की को उसने क्या किया, दबा दिया, और धीरे धीरे इंग्लिश पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करके जो है अपने पार्लियामेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, और धीरे धीरे जो बाकी रीजन्स थे उसके, स्कॉटिश रीजन, वेल्स रीजन, आयरिश रीजन, उनको उन्होंने कैप्चर किया। और 1688 में एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, जो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके तहत इंग्लैंड जो है एट इट्स सेंटर केम टू बी नोन एज अ नेशन। उसके बाद इंग्लैंड ने एक नई चाल चली और स्कॉटलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास हुआ था, जिसके तहत स्कॉटलैंड जो था इंग्लैंड के अंदर मिल गया था। द एक्ट ऑफ यूनियन इस एक्ट के तहत, जो कि 1707 में हुआ था, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, between England and Scotland, that resulted in the formation of United Kingdom. Okay, that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. United Kingdom of Great Britain. इस एक्ट का क्या नाम था? द एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें उसने स्कॉटलैंड के एरियाज़ को या स्कॉटलैंड के कानून को अपने अंदर मिला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड जो है, या हम जिसे आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन जो है, वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कॉटलैंड पर लगा सकता था। मतलब स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी खत्म हो गई। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इट मीन्स that England was able to impose its influence on Scotland
Here the British Parliament was dominated by its English members. और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, it was dominated by English members. स्कॉटलैंड को मिला दिया, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग थे वो अंग्रेजी ही लोग थे. ब्रिटिश पार्लियामेंट was dominated by English members. ठीक है. Now the Catholic clans of Scottish Highlands suffered terrible repression. जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक क्लैंस थे, मतलब वो लोग जो कैथोलिक चर्च के सपोर्ट में थे, समुदाय आप जिसे कह सकते हैं, स्कॉटलैंड कैथोलिक क्लैंस सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, मतलब इनको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा क्योंकि ये लोग इसके खिलाफ थे. वो नहीं चाहते थे कि स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी ख़त्म हो और स्कॉटलैंड ब्रिटेन में जाकर मिले. सो द स्कॉटलैंड कैथोलिक क्लैन सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन. रिप्रेशन का मतलब जब आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, चाहे किसी भी तरीके से, इज नोन एज रिप्रेशन. व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी बने, बागी बने, उनकी आवाज़ को किसी न किसी रूप में दबा दिया गया या फिर जो क्रांतिकारी थे उन्हें कुचल दिया गया, मार दिया गया. व्हेनेवर दे try to raise their voice for independence. ठीक है. तो इस तरह से स्कॉटलैंड जो कि 1707 के पहले अपनी एक आइडेंटिटी रखता था, उसकी अपनी एक कल्चर थी, उसको धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया और यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, मिला दिया गया. जो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज थी गेलिक, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्कॉटलैंड में भी कॉमन कर दिया गया. ठीक है, ताकि जो स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी हो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ध्वस्त हो जाए. They were forbidden to speak their Gaelic language or wear the national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland. They were forbidden to speak their native language or wear their traditional dress. देखो, किसी भी देश के ऊपर जब आपको अपना राज करना होता है तो सबसे बेहतर तरीका है उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कीजिए. अंग्रेज़ों ने क्या किया, स्कॉटलैंड को अपने अंदर लिया. ठीक है, तो सबसे बड़ा तरीका इनके पास क्या था इसकी आइडेंटिटी ख़त्म करने की, कि स्कॉटलैंड के लोग जो सबसे पहले क्रांतिकारी बन रहे हैं या फिर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को दबाओ. पहला कारण. आवाज़ दबाने के बाद दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि स्कॉटलैंड के लोग जो अपना लैंग्वेज, जिसे हम लोकल लैंग्वेज, फोक लैंग्वेज, कुछ भी कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज, जिन लैंग्वेज में जो संवाद कर रहे थे, इन लैंग्वेज को बंद करने की कोशिश की. अब मान लो जब तुम किसी के लैंग्वेज को बंद करोगे तो क्या होगा, वो ये तो फोर्सफुल हो जाएगा कि भाई हमको आपकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर हमें सस्टेन करना है. दूसरा, जो उनका कल्चर है उसके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दो. कल्चर के ऊपर प्रहार करने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है वो ख़त्म होने लगी. और ये बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से किया गया ताकि स्कॉटलैंड की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए. और इस तरह से स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई और वो यूनाइटेड किंगडम में मिल गया. राइट. सो दिस इज हाउ स्कॉटलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यू कैन से
in the United Kingdom of Great Britain. Now the second case is of Ireland. स्कॉटलैंड को तो मिला ही दिया, अब स्कॉटलैंड के बाद इनके पास बचा था आयरलैंड. इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूनाइटेड किंगडम, ऑफ कोर्स इन यूनाइटेड किंगडम. देखो आयरलैंड में एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आयरलैंड के साथ भी वही काम किया गया, वही वैसा ही. देखो अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही है डिवाइड एंड रूल. ठीक है, जो मजबूत समुदाय हैं उसको ये लोग अपने साथ मिला लेते हैं, जो कम तबके के समुदाय हैं उनको दबा देते हैं. सो आयरलैंड वॉज ट्रीटेड इन सिमिलर वे एज स्कॉटलैंड. ठीक है, आयरलैंड के साथ भी वही किया जैसा इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ किया. आयरलैंड वॉज ट्रीटेड इन सिमिलर वे एज स्कॉटलैंड. मतलब इसको भी फोर्सफुल्ली अपने अंडर मिला लिया. ठीक है, अच्छा आयरलैंड के अंदर एक सबसे बड़ा क्या था कि आयरलैंड का जो पॉपुलेशन था वो दो भाग में बटा हुआ था. आयरलैंड्स पॉपुलेशन was divided into Catholics and Protestants. अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं क्रिश्चियनिटी के ही दो भाग हैं. कैथोलिक्स वो लोग होते हैं जो चर्च को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं जो चर्च को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन बहुत बातों पर उनकी राय अलग होती है. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों में चर्च के खिलाफ होते हैं, बिल्कुल अंधविश्वास वाला हिसाब किताब नहीं होता. सो आयरलैंड एक ऐसा देश था जो दो भाग में बटा हुआ था पॉपुलेशन का, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स. इंग्लिश वालों ने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर दिया. किसको सपोर्ट कर दिया? इंग्लिश सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट्स. मान लो किसी देश का पॉपुलेशन जिसको तुम सपोर्ट कर दो, बहुत सारा पावर दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे पर थोड़ा भारी पड़ जाएगा क्योंकि उसके पास सपोर्ट है. ठीक है, सो द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री. कैथोलिक का नंबर आयरलैंड में बहुत ज़्यादा था लेकिन अंग्रेजी लोगों ने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया. गोला बारूद, असला, मिलिट्री ताकत, ऐसी कुछ चीज़ें दे दी जिससे कि कैथोलिक, एक ऐसा देश जहाँ पर कैथोलिक का नंबर बहुत ज़्यादा था, उसके बावजूद भी प्रोटेस्टेंट वहाँ पर मजबूती से रहने लगे. राइट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ और कैथोलिक्स को दबा दिया गया. क्यों दबा दिया गया? क्योंकि इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे प्रोटेस्टेंट को. So after a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen in 1798, एक रिवोल्ट किया गया वुल्फ टोन के द्वारा. वुल्फ टोन Wolfe Tone and his Irishmen revolted in 1798, but they failed. But they failed का मतलब क्यों? क्योंकि अंग्रेजी लोगों ने जो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया था, इन प्रोटेस्टेंट ने अपने साथियों को, अपने कैथोलिक भाइयों को गिरा दिया. एंड आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इन 1801. और 1801 में यूनाइटेड किंगडम ने जबरदस्ती
United Kingdom forcibly incorporated आयरलैंड। पहले लड़ाई करवाया और उसके बाद जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को अपने अंडर मिला लिया। A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture। एक नया नेशन बना जिसमें अंग्रेजी कल्चर जो है वो डोमिनेंट किया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन फ्लैग यूनियन जैक, और 1801 में आयरलैंड को अपने में मिलाने के बाद अंग्रेजी ने क्या किया, इस देश का झंडा बदल दिया और यहाँ पर इन्होंने अपना झंडा जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, ठीक है, वो लहराया। न्यू फ्लैग यूनियन जैक। ये लहरा दिया आयरलैंड में। इसके अलावा नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, वो यहाँ पर चला और इस इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन कर दिया। नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये यहाँ पर लागू हो गया। एंड ऑफ कोर्स आयरिश लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो इस तरह से जो आयरलैंड की आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। एंड ऑफ कोर्स द आइडेंटिटी ऑफ द Englishman, or you can say British, that came into existence. So this is how Scotland and Ireland incorporated. In the last video or final video, we will talk about nation and imperialism. Till then, stay healthy. Thank you.